नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जनरल फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। जनरल फिजिक्स आपकी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे व्यापम, बैंक, SSC, PSC, रेलवे आदि में आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों, ये जनरल फिजिक्स का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों, इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है मिरर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दर्पण। दर्पण दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, तथा दूसरा गोलीय दर्पण, जिसे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ये जो स्फेरिकल मिरर है, गोलीय दर्पण है, ये फर्दर दो तरह का होता है, दो प्रकार का और होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को दोस्तों इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को दोस्तों इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती है। तो सबसे पहला जो टर्म है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है वो टाइप ऑफ रेस, यानी किरणों के प्रकार। किरणें कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहली किरणें ऐसी किरणें जो किसी बिंदु पर जाके मिल जाती है। इन किरणों को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरणें। इन्हें इंग्लिश में कॉन्वर्जेंट रेस कहा जाता है। इसे आप एक वर्ड अभी कौन मिलेगा से याद रख सकते हैं। इसमें आप अगर ये वर्ड याद रख लेते हैं तो कभी आप इस रेस के नाम में, इन किरणों के नाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलेगा का अर्थात कि जो किरणें आपस में मिलती है उन्हें इंग्लिश में कॉन्वर्जेंट रेस या हिंदी में अभिसारी किरणें कहा जाता है। इसके विपरीत दोस्तों, कुछ किरणें ऐसी होती है जो किसी एक बिंदु से फैल रही होती है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रही होती है। इन्हें हम कहते हैं डाइवर्जेंट रेस। डाइवर्जेंट रेस या हिंदी में हम इसे कहते हैं अपसारी किरणें। इसके अलावा दोस्तों, तीसरे प्रकार की जो किरणें होती है वो होती है समांतर किरणें। ये ऐसी किरणें होती है जो ना तो किसी बिंदु पर मिलती हैं, ना ही किसी बिंदु से फैल रही होती है। इन्हें हम कहते हैं पैरेलल रेस या हिंदी में से कहा जाता है समांतर किरणें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ इमेजेस, यानी प्रतिबिंबों के प्रकार। दर्पण का काम ही दोस्तों प्रतिबिंब बनाना होता है, और ये जो प्रतिबिंब होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों, आपको प्रतिबिंबों के बारे में जो बात याद रखनी है वो यह कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और दर्पण के सामने बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। मतलब कि जो आपका रियल इमेज होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और जो आपका वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड बनता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी दोस्तों जो मिरर पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए। नाउ दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा सबसे पहला मिरर प्लेन मिरर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो प्लेन मिरर आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों। अगर नहीं देखा तो मैं आपको उसके कुछ यूजेस बता देता हूँ, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने प्लेन मिरर को कहाँ देखा है। तो दोस्तों, प्लेन मिरर वही मिरर है जिसे हम लोग अपने घरों में चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्लेन मिरर को हम लोग पेरिस्कोप में और कैलिडोस्कोप में भी
यूज करते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है दोस्तों, तो जो सबमरीन होती है, जो पनडुब्बियां होती है पानी में चलती है, उनसे हम बाहर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज करते हैं। पेरिस्कोप बेसिकली इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे प्लेन मिरर लगा होता है। ये प्लेन मिरर यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना के लगा होता है। ये क्या करता है कि जो सबमरीन है उसके बाहर यहां जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पहले यहां बनाता है इस मिरर पे, और ये मिरर उसे रिफ्लेक्ट करके इसकी इमेज यहां बनाता है, और फाइनली हमें फाइनल इमेज यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा जो एग्जांपल है दोस्तों, कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप बेसिकली एक खिलौना होता है बच्चों का, जिसमें बच्चे बहुत सारे इमेजेस देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग जान गए कि प्लेन मिरर हम लोगों ने कहाँ कहाँ देखा है। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, तो आप इन्हें ज़रूर याद करें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ या समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं। तो देखिए दोस्तों, प्लेन मिरर की सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर ये एक प्लेन मिरर है और इससे 5 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह भी मिरर के पीछे 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि आप किसी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना चाहते हैं, तो आपको उस समतल दर्पण की जो हाइट है वह वस्तु की हाइट की आधी लेनी पड़ेगी। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट HO है तो उसकी आधी हाइट का मिरर आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आप उस वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वह हमेशा सेम साइज का होता है और हमेशा वर्चुअल इमेज होता है। तो दोस्तों, जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वह हमेशा समान आकार का होता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दोस्तों देखते हैं। तो समतल दर्पण की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यह पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है, जिसे इंग्लिश में हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, तो जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपना राइट हैंड ऊपर उठाते हैं, तो आप देखते हैं कि दर्पण में जो इमेज बन रही है वह अपना लेफ्ट हैंड उठा रही है। मतलब जब आप समतल दर्पण आपका इमेज बनाता है तो आपका राइट उसका लेफ्ट हो जाता है और आपका लेफ्ट उसका राइट हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन या पार्श्व व्युत्क्रमण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा इसकी आवर्धन क्षमता +1 होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समतल दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु को रख दिया जाए तो वस्तु और प्रतिबिंब तक के बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यदि ये समतल दर्पण है और इससे 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी पीछे 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि प्रतिबिंब और वस्तु तक की जो दूरी होगी वो होगी 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि 10 मीटर लंबी वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब
दर्पण में देखना चाहते हैं तो दर्पण की लंबाई होगी। तो दोस्तों यहाँ इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है कि 10 मीटर लंबी वस्तु, तो यहाँ वस्तु की जो हाइट है HO वो हमें दे रखी है 10 मीटर और पूछा गया है दर्पण की लंबाई यानी HM, दर्पण की लंबाई HM, ये हमें निकालना है। और हम जानते हैं दोस्तों कि आप वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण लेके वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, HO की जगह हम लोग 10 रख देते हैं अपॉन 2, तो आ जाता है 5। तो हमें 10 मीटर लंबी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए 5 मीटर लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मीटर लंबे दर्पण में कितना बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो हमें दिया गया है वह दिया गया है 20 मीटर लंबा दर्पण, यानी हाइट ऑफ मिरर हमें 20 मीटर दे रखी है। फॉर्मूला हमें आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ मिरर। हाइट ऑफ मिरर मुझे 20 दे रखा है तो मैं यहाँ 20 रख देता हूँ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें निकालना है, बटे में है 2 जब इधर जाएगा तो गुणा होगा, इसका आएगा 40। तो यदि आपको दर्पण की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है तो वस्तु की लंबाई होगी 40 सेंटीमीटर। यदि आप 20 सेंटीमीटर लंबे दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाता है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो दोस्तों हम अभी अभी पढ़ के आए हैं समतल दर्पण की प्रॉपर्टीज में कि समतल दर्पण पार्श्व उत्क्रमण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्कोप में दर्पण का कोण होता है। तो हमने अभी देखा था दोस्तों कि पेरिस्कोप में हम लोग समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री का कोण रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, तो इसका जवाब भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। समतल दर्पण की फोकस दूरी ना तो 1 होगी ना 0 होगी, ये होगी अनंत। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता 0, +1, -1 या अनंत। तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता दोस्तों हम लोग जानते हैं +1 होती है, तो इसका आंसर होगा +1। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से कोई कोण बनाकर रख दिए जाएं और उनके मध्य को एक वस्तु रख दी जाए तो इस वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसमें n निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा। यहाँ जो थीटा है दोस्तों वो समतल दर्पणों के मध्य बना कोण होता है दोस्तों। हम सबसे पहले इस n को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। यदि ये जो n है दोस्तों ये कोई विषम संख्या आ जाए जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, या तो फिर ये जो n है वो कोई सम संख्या आती है यानी जैसे हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। अब सम संख्या दोस्तों ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह भाग चली जाती है, जबकि विषम संख्या दोस्तों ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह भाग नहीं जाती। तो दोस्तों अगर ये जो n हमने निकाला है 360 अपॉन थीटा से, यदि यह n कोई विषम संख्या आती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या दोस्तों n ही होती है, किंतु यदि यह कोई सम संख्या आ जाती है दोस्तों तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n-1
1 होती है। आइए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं। यदि मान लीजिए हमें दिया है कि दो समतल दर्पणों के मध्य बनने वाला कोण है 45 डिग्री। यदि दो समतल दर्पणों के मध्य बनने वाला कोण दिया है 45 डिग्री, तो दोनों के मध्य रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम जानते हैं हमें थीटा दे रखा है 45 डिग्री। तो इस केस में हम सबसे पहले n निकालेंगे। n कैसे निकालते हैं दोस्तों? 360 डिग्री अपॉन 45। आप जानते हैं कि ये पूरी तरह कितनी बार कटेगा? 8 बार में। अब हम n को देखेंगे दोस्तों। n क्योंकि 8 है, 8 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है। यह एक सम संख्या है और हम जानते हैं कि यदि n का मान कोई सम संख्या आए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी n-1। तो बनने वाले प्रतिबिंब होंगे 8 - 1 मतलब 7। तो हमें क्लियर हो गया दोस्तों कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पे रखे होते हैं तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी 7। आइए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो समतल दर्पणों के मध्य 60 डिग्री का कोण हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो अभी अभी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि दर्पण के मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं n, जिसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा। तो हम निकाल के देख लेते हैं 360 अपॉन 60। इजीली ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। n की वैल्यू आएगी 6। अब 6 क्योंकि एक सम संख्या है इसलिए बनने वाले प्रतिबिंब होगा n-1 यानी 6 - 1 टोटल 5। तो इजीली आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में आपको टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है और इसका जो आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर ले। ये टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन है। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हों तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।